जो टॉपिक है जो कवर करेंगे व्हाट इज लिविंग। अच्छा। और दूसरा जो कवर करने वाले हैं, जो दूसरा टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है टेक्सोनॉमी, चौथा है सिस्टमैटिक्स और पांचवा है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। चीज बढ़िया है। और ये क्या आंसर ढूंढता है? ये आंसर ढूंढता है कि आखिर में लाइफ का पर्पस क्या है। क्या बात कर रहे हैं? सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है अगर मैं अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर पा रही हूँ, समझ रहे हो? अगर मैं उसकी कॉपी बना पा रही हूँ, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए। तो बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग। अच्छा। डाइवर्सिटी का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स। अच्छा। क्या लिखा मैंने इसको? डिफरेंट टाइप्स। बाकी ये नाम कहाँ से पढ़ा? फर्स्ट क्लास ली थी मैंने, यही एग्जाम्पल्स दिए थे। सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल मुझे फॉलो करना होगा, उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोला जाता है? जेनेरिक नेम। जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स, यूनिट, टेक्सा और कैटेगरी। फिर से बताती हूँ, है ना, नामकरण कर दूंगी मैं। तो 4 पिलर्स हैं आपकी कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी के। क्लियर? हाँ। तो आओ यार शुरू करते हैं। Hi everyone, I'm Peksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful session जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 11th का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है ना, बहुत जल्दी ही खत्म कर लेंगे इसको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले यार मेरी क्लास के कुछ रूल्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले हाय फ्रॉम एपीफिज मैम। अब ये एपीफिज क्या है मैम, और एपीफिज कौन है? तो एपीफिज मैं हूँ, है ना, और ये बच्चों ने मुझे नाम दिया है। तो सबसे पहले इसकी कहानी आपको इसी सेशन में पता चलेगी कि आखिर में ये नाम आया कहाँ से, राइट। और एक और रूल है मेरी क्लास में कि जब भी कोई चीज़ समझ में आती है ना, जब भी कोई चीज़ हमें समझ में आती है तो हम लोग लिखते हैं हैशटैग एपीफिज। क्या लिखते हैं? हैशटैग एपीफिज लिखते हैं। ऑल राइट। तो अगर आपको ये चैप्टर जब आप पूरा देखोगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हैशटैग एपीफिज मैम, हमें सब कुछ समझ में आ गया है। तो यही 2 रूल्स है जो आप लोगों को फॉलो करना है। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला जो टॉपिक है जो कवर करेंगे व्हाट इज लिविंग। ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे। और दूसरा जो कवर करने वाले हैं, जो दूसरा टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है टेक्सोनॉमी, चौथा है सिस्टमैटिक्स और पांचवा है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। पहले इसमें कुछ टॉपिक्स हुआ करते थे जो अब आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम लोग उसको ही कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यार आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो समर वेकेशंस आ चुकी है ना, अब सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाओगे। कुछ लोग माउंटेन्स पे घूमने जाएंगे, कुछ लोग बीचेस पे घूमने जाएंगे, है ना। तो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि आखिर में ये लाइफ है क्या, है ना। मैं तो यार देखो मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। ये मेरी ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं घूमने गई हूँ। मुझे तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिर में ये लाइफ है क्या, है ना। आखिर में ये लाइफ है क्या। आप ये मेरी फोटोज देख सकते हो। जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर है, या फिर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, अपने सराउंडिंग में हॉर्सेस देख रहे हो, रिवर्स देख रहे हो, लेक्स देख रहे हो, और मतलब ऐसे माउंटेन्स को देख रहे हो, और हॉट स्प्रिंग्स को देख रहे हो, वैली ऑफ फ्लावर्स को देख रहे हो, तो आखिर में यार ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि यार आखिर में ये लिविंग है क्या, है ना, ये लाइफ है क्या, राइट। तो यार इसका ये जो क्वेश्चन मैंने बोला ना कि व्हाट इज लाइफ, इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टेक्निकल है। पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल 1। ठीक है, ये क्या आंसर ढूंढता है? सीक्स आंसर कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है ना, कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, what's the difference between living and non
लिविंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है मैम? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ना, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। और ये क्या आंसर ढूंढता है? ये आंसर ढूंढता है कि आखिर में लाइफ का पर्पस क्या है ना? व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? हम इस धरती पे क्यों है? हमारा क्या उद्देश्य है? ये इसका आंसर ढूंढता है। तो भाई हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यार फिलॉसफी में नहीं घुसेंगे, हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे कि आखिर में क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। यार अब ये डिफरेंस तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप बहुत बचपन से 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मैम लिविंग वही होता है जो इधर से उधर मूव कर सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ तो मैं लिविंग हूँ। मेरी बॉडी में कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लाइफ प्रोसेसेस मेरी बॉडी में हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि मैं लिविंग हूँ। ऑपोजिट कर दो, अगर यही लाइफ प्रोसेसेस किसी चीज में नहीं हो रहे हैं तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। ऑल राइट, तो ये बेसिक डिफरेंस तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, या आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ऑल राइट, चलिए अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर में व्हाट इज लिविंग, है ना। तो थोड़े से अगर आपसे पूछा जाए तो आप फीचर्स बताओगे कि जिसमें ग्रोथ हो सकती है, जिसमें ग्रोथ हो सकती है हम उसको कंसिडर करते हैं लिविंग। जिसमें रिप्रोडक्शन हो रही है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं लिविंग। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, है ना, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, उसको हम लोग क्या कंसिडर कर देते हैं? लिविंग कंसिडर कर देते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए, ये तो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स बताओ हमें, कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स बताओ जो सिर्फ लिविंग में ही हो, जो सिर्फ लिविंग में ही हो। यार ये तो बहुत बेसिक से चीज़ें हैं, हमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स बताओ। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ठोस डेफिनेशन बताओ लिविंग का, तो आप क्या बोलोगे कि मैम जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? मेटाबॉलिज्म नाम दे दिया। तो जितनी भी मेटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है, तो अगर ये हो रही है तो दैट मीन्स कि आप लिविंग हो। दूसरा, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसका क्या मतलब होता है मैम? सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है अगर मैं अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर पा रही हूँ, अगर मैं उसकी कॉपी बना पा रही हूँ, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, अगर मैं 1 से 2 उसकी कॉपी बना पा रही हूँ तो मुझे क्या कंसिडर किया जाएगा? मुझे लिविंग कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ तीसरा क्या फीचर होता है? तीसरा यूनिक फीचर है इवॉल्विंग। अब इवॉल्विंग का क्या मतलब होता है मैम? इवॉल्विंग का मतलब होता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए, धीरे 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 टाइम के साथ चेंजेस आने चाहिए। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ, मुझे भी उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? एक्सटिंक्ट हो जाऊंगी। तो मैं क्या हो जाऊंगी? एक्सटिंक्ट हो जाऊंगी। तो इवॉल्विंग, धीरे धीरे मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक और यूनिक फीचर। ऑल राइट, नेक्स्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइज। सेल्फ ऑर्गेनाइज, मैं अपने आप को खुद से सेल्फ ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ, खुद से ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ। दैट मीन्स कि मुझे क्या कंसिडर कर लिया गया है? लिविंग कंसिडर कर लिया गया है। एक्सटर्नल चेंजेस जो भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्स कर पा रही हूँ। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी स्टार्ट कर देगी स्वेटिंग करना, है ना, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मुझे ठंडक मिलेगी। तो ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। राइट, अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मेरी बॉडी क्या करनी स्टार्ट कर देगी? शिवर करना स्टार्ट कर देगी, ताकि मेरी बॉडी को थोड़ा सा हीट मिले। दैट इज द नेचुरल मैकेनिज्म।
ऑलराइट, तो आई एम होपिंग कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी आपके सिलेबस में, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इतना उसमें नहीं घुसेंगे। ऑलराइट, हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, जो सिलेबस में है, उसी तक सीमित रखेंगे अपनी ज्ञान को। राइट, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है मैम? बायो का क्या मतलब होता है? अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं, है ना, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार, है ना, डिफरेंट टाइप्स। क्या लिखा मैंने इसको? डिफरेंट टाइप्स। हिंदी में बोले तो मैम डिफरेंट टाइप, है ना, हिंदी में बोले तो भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके अर्थ पे हैं, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया? उसको मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें स्पीशीज भी आ सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आपकी अर्थ पे है, वो सारा उनको कलेक्टिवली मैंने क्या नाम दे दिया? बायोडाइवर्सिटी, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, उसको मैंने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी बोल दिया। ठीक है, अभी तक सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को हम लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं, उनके बारे में जान पाए हैं। ठीक है, क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला कि अभी तक सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन को हम लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं और उनके बारे में जान पाए हैं। तो मैम इसका मतलब और स्पीशीज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, और स्पीशीज है, बट अभी तक हमने उनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं करी है। अभी तक उनके बारे में हम लोगों ने कुछ भी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी है। जैसे बोला जाता है कि ओशंस अभी तक 20% ही एक्सप्लोर्ड है, बाकी के 80% अभी तक ओशंस को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है अर्थ पे जो अभी तक हमें पता ही नहीं है ना, अभी तक हमें पता ही नहीं है। जो आपकी एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है वो रेंज करता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को अभी तक हम लोगों ने जाना है। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमें समझ में आ गया है, कितनी स्पीशीज हमने एक्सप्लोर कर ली है वो भी हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऑलराइट, क्या है टॉपिक? लोकल नेम्स एंड साइंटिफिक नेम। लोकल नेम्स एंड साइंटिफिक नेम। लोकल नेम क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा नाम मेरे मामा के साइड पे है शुभी। ठीक है, मेरा नाम मामा के साइड पे है शुभी। ठीक है, मुझे शुभी बुलाया जाता है। मेरे दादू के साइड पे मुझे विशु बुलाया जाता है ना, विशु बुलाया जाता है। ठीक है मैम, मेरे फ्रेंड्स, है ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे एप्पी फिज बुलाते हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे एप्पी फिज बुलाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाम कहाँ से पड़ा। जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी मैंने यही एग्जाम्पल्स दिए थे और बच्चों ने ये नाम पिक किया, और जब से मुझे एप्पी फिज बुलाते हैं तब से मैंने भी बोला ठीक है तुम लोग बुला रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग भी शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मेरे मामा के साइड पे मुझे शुभी बुलाया जाता है, मेरे दादू के साइड पे मुझे विशु बुलाया जाता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे एप्पी फिज बुलाते हैं और मेरे कुछ और फ्रेंड्स मुझे अप्पू बुलाते हैं। ठीक है, मुझे क्या बुलाते हैं? अप्पू बुलाते हैं। मैम आपने ये सब क्यों बताया? इसकी क्या ज़रूरत थी बताने की? देखो कितने सारे नेम हैं, ये एक ही इंसान के इतने सारे नेम हैं, है ना, और ये जगह तो जगह वेरी कर रहा है। मेरे मामा के घर पे मेरा नाम कुछ और है, मेरे दादा के घर पे मेरा नाम कुछ और है, मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ और बुलाते हैं, मेरे दूसरे फ्रेंड्स मुझे कुछ और बुलाते हैं। इतने सारे नेम्स हैं एक ही इंसान के और ये वेरी कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये एक नाम है। अब ये क्वेश्चन आया कि यार इतने सारे नेम है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा
है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरे मम्मी पापा ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि भाई इसके नेम को ना एक स्टैंडर्ड नेम देने की ज़रूरत है, इसके नेम को स्टैंडर्ड नेम देने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये दुनिया के किसी भी कोने में जाए, ये दुनिया के किसी भी कोने में जाए, इसको एक ही नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अगर ये स्कूल जा रही है तो वहाँ पे भी उसका एक ही नाम होगा, कॉलेज जा रही है तो भी उसको एक ही नाम से जानेंगे, या फिर ऑफिस जा रही है तो भी उसको एक ही नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसी के सॉल्यूशन में, है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि ये वेरी कर रहा था। तो जो लोकल नेम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। तो ये क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग एक स्टैंडर्ड नाम देंगे, जो कहीं भी जाए, कोई भी बंदा किसी भी दुनिया के कोने में जाए, उसका सिर्फ एक ही नाम चलेगा। तो मेरे मम्मी पापा ने स्टैंडर्ड नाम क्या निकाला, अपेक्षा सिंह, अपेक्षा सिंह, क्या निकाला उन्होंने, मेरा स्टैंडर्ड नेम अपेक्षा सिंह। अब मैं चाहे स्कूल जाऊं तो भी मेरा नाम यही है, मैं ऑफिस जाऊंगी मेरा नाम यही है ना, मैं कॉलेज गई तो भी मेरा नाम यही है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगी मेरा नाम क्या होगा, अपेक्षा सिंह होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें नेम्स को भी स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ी, ताकि यार, क्योंकि जो नेम्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ही एक चीज़ का बहुत सारा नाम होता है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया नेम को, और क्या बोला कि हमें साइंटिफिक नेम रखने की ज़रूरत है ना, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जा रहे हो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ आती है, यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ आती हैं। तो अगर आपको पौधे का नामकरण करना है, ठीक है, आपने एक पौधा ढूंढ लिया है ना, आपने एक पौधा ढूंढ लिया और आप उसको नाम देना चाहते हो, तो आपको कौन सी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये तो हो गया पौधे का। अब मैम एनिमल्स का क्या, है ना, अगर मुझे कोई एनिमल मिल गया है, कोई नई स्पीशीज मिल गई है और मुझे उसका नाम रखना है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए दूसरी अथॉरिटी है जो है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ओके मैम, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। उससे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने अपना नाम दे दिया है ना, ये तो मैंने अपना नाम दे दिया। अब चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं वर्ल्ड टूर पे। कहाँ चल रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कैट है, ठीक है, कैट है, इंग्लिश में इसको कैट बोला जाता है, इंडिया में इसको बोल रहे हैं बिल्ली, है ना, इंडिया में इसको क्या बोला जा रहा है, बिल्ली बोला जा रहा है। बाकी आप कहीं जा रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो, है ना, वहाँ पे इसको कहीं पे कैट बोला जा रहा है, कहीं पे केड़ी बोला जा रहा है, कहीं पे मैव बोला जा रहा है, कहीं पे कॉट बोला जा रहा है ना, डिफरेंट नेम्स हैं और ये वेरी कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया कि भाई हमें एक साइंटिफिक नेम चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, अगर आप बोलोगे फेलिस डोमेस्टिकस तो उनको पता चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, कैट के बारे में बात हो रही है। क्या ये चीज़ समझ में आई है ना? अगर समझ में आ गई है तो वीडियो पॉज कर आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ मैम ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, क्योंकि यार ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इतना ज़्यादा हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी जितना ज़्यादा हम लोग इंटरैक्ट कर पाए उतना अच्छा होगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेती हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना इस टॉपिक को। बाइनोमियल, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है,
और नोमियल, है ना, नेम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मेरे को नाम रखना है ना, वो ऐसे ही नहीं रख सकती, मैं ऐसे ही किसी का नाम नहीं रख सकती। कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल मुझे फॉलो करना होगा। ठीक है, यहां पे क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक नेमिंग सिस्टम है जो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देना किसने दिया था, कैरोलस लीनियस चचा ने दिया था, कैरोलस लीनियस चचा ने दिया था। देखो इनका क्या कहना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या बोलता है कि एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब मैम मंझे है ना, एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूं मैं, उसको सीरियसली मत लेना, अभी एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल दे रही हूं, मैंने बोला कि एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम ले रही हूं अपेक्षा सिंह, ठीक है, यहां पे मैं क्या नाम ले रही हूं, अपेक्षा सिंह। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स, जो पहला कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोला जाता है, जेनेरिक नेम। जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं, इसको मैं बोलूंगी जेनेरिक नेम, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। अभी अगर इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया होगा तो आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की में यही चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को। फिर से रिपीट करती हूं, मैंने बोला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। और यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया अपेक्षा सिंह, तो जो एक पहला कंपोनेंट है ये क्या है, जेनेरिक नेम है, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक एपिथेट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है मैम, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, जो जेनेरिक नेम है उसका जो पहला लेटर होता है ना, जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो अगर आप यहां देखोगे तो ए मैंने कैपिटल लिखा है ना, तो जो पहला लेटर होता है इट इज ऑलवेज कैपिटल, इट इज ऑलवेज कैपिटल। जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे मैंने एस जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक गलती की है, यहां पे मैंने गलती करी है, मैंने इन दोनों को अंडरलाइन नहीं किया है। यह भी एक रूल है कि अगर आप किसी भी नाम को लिखते हो, किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखते हो, तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, है ना। आप ऐसे एक अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, एक लाइन से दोनों को अंडरलाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी नाम लिखते हो तो उनको अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। तो कर दिया, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, चलो अब एक बार इसके रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। एक बार हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, each name has two component, generic name and specific epithet। ठीक है, this system of providing a name with two component is called binomial nomenclature and it was given by Carolus Linnaeus। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे सबसे पहला रूल क्या बोलता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। यहां पे क्या लिखा है, जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं दे आर जनरली इन लैटिन। लैटिन में क्यों है, बिकॉज जो लैटिन है वो आपका डेड लैंग्वेज है, इसमें आगे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या है, डेड लैंग्वेज है लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट, रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन।
दूसरा रूल क्या कहता है, फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड। अगर आप टाइप कर रहे हो तो उसको इटैलिक्स में करोगे, है ना। अगर आप उसको टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में करोगे, जो क्या इंडिकेट करता है कि उसका ओरिजिन क्या है, लैटिन है। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है, जो ओरिजिन है वो लैटिन है। ऑल राइट, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा जीनस का, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, मेंजीफेरा इंडिका, जिसको हम लोग मैंगो भी बोलते हैं। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला कंपोनेंट क्या है, जेनेरिक नेम है, दूसरा कंपोनेंट है स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है मैम, जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। यहाँ पे देखोगे पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और यहाँ का जो पहला लेटर है वो स्मॉल है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये क्या है, ये है उस इंसान का नाम जिसने पहली बार इस स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया था या पहली बार इस स्पीशीज को ढूंढा था। ठीक है, अगर मैं कोई आगे जाकर एक स्पीशीज ढूंढ लेती हूं तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में, किसके बाद, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो इस बंदे ने, कैरोलस लिनियस जी ने पहली बार मेंजीफेरा इंडिका को ढूंढा था, इस स्पीशीज को ढूंढा था, डिस्क्राइब किया था, इसी वजह से इसका नाम लिखा हुआ है किसके बाद, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा हुआ है एब्रीविएटेड फॉर्म में। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, टेक्सोनोमी का क्या मतलब होता है मैम। देखो यार, जैसे मैंने बताया भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके अर्थ पे हैं। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी को ध्यान से पढूं, है ना, सभी के कैरेक्टर्स को ध्यान से पढूं, सभी के बारे में उनको बहुत अच्छे से उनकी स्टडी नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्यों ना मैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डाल दूं। ठीक है, क्यों ना मैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना दूं और उनके जनरल कैरेक्टर्स या फिर बेसिक कैरेक्टर्स की स्टडी कर लूं, और उन्हीं बेसिक कैरेक्टर्स की स्टडी से मुझे पता चल जाएगा कि इन सारे जितने भी ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेम कैरेक्टर्स हैं। नहीं समझ में, फिर से बताती हूँ। मैम ने क्या बोला कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सबके पास जाकर उनके कैरेक्टर्स को पढूं। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को पढूं, उनके बारे में अच्छे से जानूं। बट मैं ये कर सकती हूँ कि ग्रुप्स बना देती हूँ और उनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ लूँगी। तो उनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि उन ग्रुप में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या कैरेक्टर है। तो इसी वजह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, है ना, इसी वजह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है, टेक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स, यूनिट, टेक्सा और कैटेगरी। फिर से बताती हूँ, टेक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप, टेक्सा, यूनिट या फिर कैटेगरी। इनमें से कुछ भी जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स, या फिर टेक्सा बोल लो, या फिर यूनिट बोल लो, या फिर कैटेगरी बोल लो। ठीक है मैम। अब ये जो वर्ड है ना, जो वर्ड है
ये सबसे पहले दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय एपीडी कैंडोल। इन्होंने अपनी बुक में, है ना, इन्होंने अपनी बुक में क्या था, इस बुक का नाम क्या था, थियोरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, है ना। क्या था इस बुक का नाम, ये था थियोरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप, टेक्सा, यूनिट और कैटेगरी। और ये वर्ड जो था पहली बार किसने प्रपोज किया था, एपीडी कैंडोल ने अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था थियोरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब यार आता है ये जो टेक्सोनॉमी है ना, ये दो तरीके से है। टेक्सोनॉमी का क्या मतलब बताया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप, टेक्सा, यूनिट, कैटेगरी, ये दो तरीके से है। सबसे पहले हो गई कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी और दूसरी होती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी, और जिसको हम लोग ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, और दूसरी क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो अगर मैं सबसे पहला मेन डिफरेंस इन दोनों के बारे में बात करूंगी तो वो होगा नंबर ऑफ क्राइटेरियाज के बारे में, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगी, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी की बात करूंगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्राइटेरियाज बहुत ज़्यादा कम है किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। बट वही अगर मैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करूंगी तो वहां पे बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। तो मेन डिफरेंस तो यही आ गया, नंबर ऑफ क्राइटेरिया पे ही आ गया है। अगर मैं कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी की बात करती हूँ तो यहाँ पे 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। कैसे आप क्लासिफाई करोगे किसी ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहला आता है कैरेक्टराइजेशन। आप जाओगे, जंगल में गए, है ना, आपने कुछ देखा, ठीक है, चलो जंगल छोड़ो, आपने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, उसके कुछ कैरेक्टर्स आपने स्टडी किए, है ना, कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया। कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करते हो, कैरेक्टर्स को स्टडी करते हो। जैसे मैंने देखा कि 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, और 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है। ये क्या है, कैरेक्टर्स है। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। ये इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे मैं उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करूंगी। फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने बोला कैरेक्टराइजेशन, पहले मैं कैरेक्टर्स को देखूंगी कि भाई 2 कान है उसके, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है। अब मैं इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन करूंगी। अब मुझे ये कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि ये किसी आदमी या फिर इंसान की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको आइडेंटिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है, क्लासिफिकेशन। अब मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगी, उसको ग्रुप में डालूंगी, और लास्ट क्या आएगा, नोमेनक्लेचर, दैट इज नेमिंग, है ना, नामकरण कर दूंगी मैं। तो 4 पिलर्स हैं आपके कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी के। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्राइटेरियाज बहुत कम है एज कंपेयर टू मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। अब हम आते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में यहाँ पे अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से कोई कैसा दिख रहा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म को। एनाटॉमी, दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कि भाई उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है। अगर ये सारी चीज़ें आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। आप बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ को देख रहे हो, है ना, आप स्पेसिफिक चीज़ों में घुस रहे हो और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, है ना। तो डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट कैसा है उसका, सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है उसका, हैबिटेट क्या है, कहाँ रहता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी आ जाएगा। सो आई एम होपिंग कि आपको अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिस्टमैटिक्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ टेक्सोनॉमी प्लस
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर मैं सिस्टमैटिक्स की बात करती हूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? मैं इसको लिख सकती हूं कि टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, टेक्सोनॉमी तो है ही, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है मैम? कि ये दोनों प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रही हूं तो क्या ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे से जुड़े, मतलब एक दूसरे, इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है, इनका कोई रिलेशन तो नहीं है, इनके एंसेस्टर्स कौन थे, ये कहाँ से इवॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी एक स्पेसिफिक चीज मैं ऐड कर रही हूं, उसको मैंने क्या बोला? सिस्टमैटिक्स बोला, है ना? उसको मैंने क्या बोला? सिस्टमैटिक्स बोला। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहाँ से इवॉल्व कर रहे हैं, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, है ना? अब मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच गई हूं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच गई हूं। यहां पे मैं फाइलोजेनी की बात कर रही हूं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रही हूं। ठीक है, तो उसको मैंने क्या बोला? सिस्टमैटिक्स बोला। सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी में क्या कॉमन चीजें हैं? चारों, आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, साथ में इसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले ये जो टर्म है ये किसने दिया था? लीनियस जी ने दिया था, है ना? कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिस वर्ड का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता तो चल जाएगा कि अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं। द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय, ए ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, देन हचिसन, एपीडी कैंडॉल एंड बेंथम एंड हुकर। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ऑल राइट, ठीक है, तो इसका आंसर टेक्सोनॉमी की बात की गई है तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये तो हम लोग यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, है ना? क्या है आंसर? एपीडी कैंडॉल। क्या है आंसर? एपीडी कैंडॉल। तो क्या बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना? इसका आंसर आ जाएगा सी और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ? टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन। क्या आंसर होगा? आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कौन सा टर्म यूज किया जाता है वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, है ना? अर्थ पे कितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, अभी मैंने पढ़ा है सिस्टमैटिक्स, राइट? सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली। बी ऑप्शन है आपका नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी ऑप्शन है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड their रिलेशनशिप, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड their नोमेनक्लेचर ओनली, है ना? तो करेक्ट आंसर इज सी। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। ऑल राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो इज, स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो इज इंडिगस, इंडिका, मेंजिफेरा, लीनियस, आई मीन दिस वन। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर दे देना। यहाँ पे पूछा है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका। इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, है ना। तो ये वाला टॉपिक हम लोग समझते हैं, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। तो यार अगर मैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करती हूँ तो इससे आप क्या समझते हो, है ना। सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब समझना होगा हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ले लो, सभी लोग स्कूल जाते हैं, है ना। तो अगर मैं वहाँ पे बेसिक यूनिट की बात करूँगी तो बेसिक यूनिट कौन है, आप स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिक यूनिट है। इसके ऊपर आपके आते हैं क्लास टीचर्स, राइट। उसके ऊपर आपके आते होंगे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के ऊपर आते होंगे प्रिंसिपल। तो ये क्या है, ये एक स्टेप है ना, ये एक स्टेप है, ये क्या है, एक हायरार्की है ना। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का पंखा नहीं चल रहा, मैं क्या डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रिंसिपल के पास जाकर थोड़ी बोलूँगी कि भाई मेरा पंखा नहीं चल रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं सबसे पहले अपनी क्लास टीचर से बात करूंगी। ये क्या मैंने समझाया आपको, हायरार्की का मतलब समझाया। अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है मैम, टेक्सोनॉमिक हायरार्की होता है कि हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है ना। वी हैव 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। एक मिनट, है ना। तो मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला कि हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। इसका क्या मतलब होता है मैम, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। उसमें से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, उसमें से सबसे बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि जो बेसिक यूनिट होता है वो स्टूडेंट्स है एग्जाम्पल में। यहाँ पे अगर आप बेसिक यूनिट देखोगे तो वो स्पीशीज़ है। क्या है, स्पीशीज़। तो हमारा जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीशीज़, ठीक है मैम। बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज़ है। देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि इस धरती पे सिर्फ यही चीज़ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ स्पीशीज़ ही एग्जिस्ट करती है, बाकी की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, राइट, है ना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सिर्फ स्पीशीज़ ही है जो एग्जिस्ट करती है। अगर आपने इसको डिफाइन कर लिया, अगर आपने इसका मतलब समझ लिया, तो बाकी की चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये सारा ग्रुप ही है ना। तो स्पीशीज़ का ग्रुप जीनस होगा, जीनस का ग्रुप फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सो वी हैव 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। अब इनके बीच में भी कुछ कुछ आ सकता है, कुछ कुछ कैटेगरीज ऐड हो सकती है, जैसे सब फैमिली हो गया, ये सारी चीज़ें इनके बीच में आ सकता है। बट मेजरली अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है। अगर आपने स्पीशीज़ को डिफाइन कर दिया तो बाकी की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ऑल्सो स्पीशीज़ ही है जो एग्जिस्ट करती है, बाकी की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके, राइट, ठीक है। अब ऐसा तो कोई लकीर तो खींची नहीं हुई है कि हाँ भाई ये क्या है, फैमिली है, यहाँ पे सिर्फ ये वाली फैमिली रहेगी। अच्छा ये यहाँ पे एक दरवाज़ा है, खोलोगे तो सिर्फ प्लांट ही दिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे सिर्फ स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बाकी सब क्या है, डब्बा है, डब्बा है ना। वो एक होता है ना कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर आया, ठीक है, और छोटा सा गिफ्ट है, बिल्कुल छोटा सा गिफ्ट है, बट उसने इतना बड़ा पैकिंग करा है, ठीक है, इतना बड़ा पैकिंग किया है। उसने खोला, एक बॉक्स अलग, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, फिर 5वां बॉक्स, फिर सबसे छोटा बॉक्स निकला और उसमें इतना सा गिफ्ट निकला। तो वही सीन यहाँ पे है, स्पीशीज़ का डब्बा 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 बनता जा रहा है। ऑल राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली हूँ आपको। क्या बताने वाली हूँ, कैरेक्टर्स के बारे में, है ना। मैं बात कर रही हूँ जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स मतलब, जनरल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो किंगडम लेवल पे बात कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 किंगडम है, प्लांट और एनिमल, ठीक है। मेरे पास 2 किंगडम है, प्लांट और एनिमल। मैं अगर जनरल कैरेक्टर की बात करूंगी तो सिर्फ मैं किंगडम लेवल पे बात कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि ऑल प्लांट्स आर ग्रीन और फोटोसिंथेटिक, बट यही चीज़ मैं स्पीशीज़ लेवल पे नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज़ लेवल की तरफ जाते हो, जो आपके जनरल कैरेक्टर्स है वो कम होते जाते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जनरल कैरेक्टर्स है वो मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं
किंगडम लेवल पे, है ना। तो जनरल कैरेक्टर्स जो मैक्सिमम होते हैं वो आपके किंगडम लेवल पे होते हैं, है ना, किंगडम लेवल पे होते हैं। बाकी जैसे जैसे आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज की तरफ जाओगे, धीरे 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 जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो मिनिमम होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो जनरल कैरेक्टर होता है, जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, राइट, मिनिमम होता है स्पीशीज लेवल पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है ना, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर की तो बात कर ली, मैम स्पेसिफिक कैरेक्टर का क्या, है ना, स्पेसिफिक कैरेक्टर की भी बात करूँ तो अगर मैं स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? आपके स्पीशीज़ लेवल पे होगा। मैक्सिमम क्या होगा? आपके स्पीशीज़ लेवल पे होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, मेरे में और मेरे दोस्त में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, राइट, मेरे और मेरे फ्रेंड में ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मैच होंगे, राइट। वही अगर मैं किंगडम लेवल पे बात करूँगी तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम आपके स्पीशीज़ लेवल पे होते हैं। क्या ये बात क्लियर है ना, क्या ये बात क्लियर है? तो अगर मैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करती हूँ, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स तो वो आपके मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं स्पीशीज लेवल पे, है ना, मैक्सिमम होते हैं स्पीशीज लेवल पे। जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ बढ़ते हो, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है कम होते जाते हैं, मिनिमम होते जाते हैं, राइट, मिनिमम होते जाते हैं। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, है ना, क्या ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने बोला हायरार्की, सबसे पहले मैंने आपको बताया हायरार्की क्या होता है ना, हायरार्की क्या है, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की यहाँ पे क्या है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है ना। अब इनके बीच में कुछ भी आ सकता है, सब फैमिली आ जाता है, राइट। तो 7 ऑब्लिगेट, अगर मैं मेजरली देखूँ तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। और यहाँ पे सबसे बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो स्पीशीज़ है, उसके बाद आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और यहाँ पे हम लोग डिवीजन भी लिखते हैं, है ना। डिवीजन हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन एंड देन किंगडम। फिर मैंने बताया कि जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम होते हैं किंगडम लेवल पे और मिनिमम होते हैं स्पीशीज लेवल पे। बट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपके मैक्सिमम होते हैं स्पीशीज लेवल पे और मिनिमम होते हैं किंगडम लेवल पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एम्स का, है ना, एम्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कैरेक्टर्स को समझ लेना, ध्यान से इनको पढ़ लेना कि कहाँ पे जनरल कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, कहाँ पे जनरल कैरेक्टर मिनिमम होता है। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग ये वाला जो पॉइंट है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होता है तो इसके लिए एक निमोनिक है ना, इसके लिए निमोनिक क्या है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। अगर आपसे ये सीक्वेंस याद नहीं हो रहा है तो आप ये निमोनिक का भी यूज कर सकते हो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सॉन। मैम टेक्सॉन क्या है ना, मैम टेक्सॉन क्या है? और प्लूरल इसको बोला जाता है टेक्सा, है ना, प्लूरल क्या बोला जाता है? टेक्सा। अब मैं इसको यहाँ पे इसके हेल्प से बताऊंगी कि आखिर में टेक्सा क्या है। टेक्सा इज यूनिट, है ना, तो स्पीशीज क्या है? टेक्सा है। जीनस क्या है? टेक्सा है। फैमिली क्या है? टेक्सा है। जितने भी आपको यहाँ पे यूनिट दिख रहे हैं, जितनी भी ये चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है? टेक्सा ही है। ठीक है, क्या है ये? टेक्सा है। ऑलराइट, अगर आप स्पीशीज की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, है ना, धीरे 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 वो कम होते जाएंगे। तो स्पीशीज क्या है? एक टेक्सा है। किंगडम क्या है? एक टेक्सा है। ऑल राइट, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, है ना? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बताया वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक एग्जाम्पल की तरफ से, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाऊंगी। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कैट का, है ना, कैट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैट मतलब
लिख लो बर्फीला सिंह लिख लो बर्फीला सिंह AKA स्नोई। अब जिसको स्नोई नहीं पता, मुझे लगता है स्नोई सबको पता होगा, है ना, स्नोई सबको पता होगा, राइट। चलिए देखो, जनरल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं जनरल कैरेक्टर्स, मैंने बताया कि किंगडम लेवल पे मैं उसकी बात कर सकती हूँ, है ना। तो ये किंगडम लेवल पे बात हो रही है, किंगडम लेवल पे बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर मैमल्स की बात हो रही है, मैमल्स की बात हो रही है। तो उनके पास कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सारे मैमल्स में होते हैं, जैसे कि मैम, जैसे कि हैव हेयर और फर, है ना। उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, फर होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कैट का, बट इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनमें सारे में ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, राइट। तो ये क्या है, जनरल कैरेक्टर है। ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज, दैट मीन्स विवीपैरस है ना, ओवीपैरस नहीं है, विवीपैरस है। फीमेल प्रोड्यूस मिल्क फॉर देयर यंग, वार्म ब्लडेड। तो ये क्या है, एक कॉमन फीचर है सारे मैमल्स के लिए, है ना। कैट के अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनका कॉमन फीचर है। ये मैंने कब बोला कि ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, किंगडम लेवल पे। ऑल राइट, किंगडम लेवल पे ये मैक्सिमम होगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अगर मैं कैट की बात करूं तो मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, स्पीशीज लेवल पे, है ना। स्पीशीज लेवल पे ये मैक्सिमम होगा। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी, मैं बोलूंगी उसके पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज है। क्या है उसके पास, रिट्रैक्टेबल क्लॉज है। म्याऊ एज अ साउंड प्रोड्यूस करती है। शार्प आईसाइट स्पेशली एट नाइट, लिक्स इटसेल्फ टू स्टे क्लीन और वॉक साइलेंटली बिकॉज उसके पास क्या है, पैडेड पॉज है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो स्पीशीज लेवल पे मैक्सिमम होंगे। तो आई एम होपिंग अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि आखिर में स्पीशीज है क्या। जैसे आपने बोला कि स्पीशीज ही है जो एग्जिस्ट करती है, राइट। तो सबसे पहले इसको अगर हम समझ लेंगे तो बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि आखिर में स्पीशीज है क्या। ऑल राइट, देखो स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, है ना। बहुत सारे लोगों ने स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए ट्राई किया। देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आए, है ना। जैसे कि मैं बोलती हूँ, हर टाइम बोलती हूँ, साइंस में कोई भी चीज़ ऐसे ही उठ के नहीं आ जाती है ना। पहले कुछ थियरीज आती हैं, फिर उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, उस पर काम किया जाता है। मतलब ऐसे धीरे धीरे गलत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा निकल के आता है। हो सकता है कि वो भी इतना ज़्यादा परफेक्ट ना हो, है ना। तो अगर उसके भी ड्रॉबैक्स, आप लिमिटेशंस को देखोगे तो क्या पता आगे आने वाले सालों में कुछ और थियरी आ जाए, राइट। तो ऐसे ही स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे। उसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। वो क्या था आपका, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब था मैम, इसका क्या मतलब था, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था। देखो मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, है ना। मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल फीचर्स। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, जो एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग एक स्पीशीज में डाल देते हैं। मतलब कि अगर मेरे जैसा कोई दिख रहा है तो हम एक स्पीशीज है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि जो एक दिखने वाले हैं, एक दिखने वाले लोग हैं, उनको आपने एक स्पीशीज में डाल दिया, है ना। ये तो बहुत गलत बात है ना कि आप एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर एक स्पीशीज बना रहे हो। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया टोपोग्राफिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया, टोपोग्राफिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये क्या था मैम, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अलग अलग रह रहे हैं, जैसे एक मतलब कुछ लोग ग्रुप बना के अलग जगह रह रहे हैं, कुछ लोग अलग जगह रह रहे हैं, तो अगर ये अलग अलग रह रहे हैं तो ये दो अलग स्पीशीज़ है ना। टोपोग्राफिक,
टोपोग्राफिक की बात की जा रही है। तो अगर ये अलग अलग रह रहे, फॉर एग्जांपल ये कहीं और रह रहा है, ये कहीं और रह रहा है, तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज है। ये क्या है? ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो इसको मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स है, कितने वाइड स्प्रेड है, दैट डजंट मीन कि वो अलग स्पीशीज है ना, कि अगर कोई अलग जगह रह रहा है ग्रुप बना के या कोई अलग जगह रह रहा है ग्रुप बना के, तो दैट डजंट मीन कि वो एक स्पीशीज नहीं है ना। तो ये बिल्कुल अगर लॉजिकली देखा जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये दूसरा जो आपका टोपोग्राफिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, इसमें इससे रिलेटेड था। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या आता है? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये वाला सबसे अच्छा माना गया था, है ना, ये वाला सबसे अच्छा माना गया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, एंड इट वाज गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर, है ना, इट वाज गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे, है ना, तो इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे ना, इस स्पीशीज का कॉन्सेप्ट देखोगे, तो ये बैठा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट पे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है मैम? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है कि अगर, है ना, एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी, अगर वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, है ना, अगर वो इंटरब्रीड कर रहे हैं पोटेंशियली, है ना, पोटेंशियली, या फिर अगर पॉसिबल है और अगर हो सकता है, अगर वो इंटरब्रीड कर रहे हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। समझ नहीं आया मैम? फिर से रिपीट करती हूँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जो आपका कॉन्सेप्ट आया था दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग था कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स, है ना, दो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो, ये रैट्स है, ये डॉग्स है, ठीक है, ये रैट्स है, ये डॉग्स है, ये और ये वाला, ये दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना, इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं जो फर्टाइल होगा, ये एक स्पीशीज हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ इस स्पीशीज पे, यहाँ पे ये वाला डॉग और ये वाला डॉग एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। तो ये दो मतलब ये दूसरी स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, दो अलग अलग स्पीशीज है। बट क्या रैट और डॉग मिलकर, मतलब डॉग मिलकर इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं? नहीं, कैन नॉट इंटरब्रीड, दैट मीन्स कि ये दोनों अलग स्पीशीज है। क्या अब बात समझ में आई? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, है ना। जैसे मैंने बोला, स्पीशीज ही है जो एग्जिस्ट करती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बाकी की चीज़ें बहुत आसान है, उसको बस आपको ग्रुपिंग करते जाना है। ऑलराइट, तो ये था आपका बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। अगर दो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, दैट मीन्स कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। और अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक रैट दूसरा रैट दोनों मिलकर इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है, दैट मीन्स कि एक सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे डॉग्स इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है, तो ये एक स्पीशीज है। बट ये दोनों मिलकर इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से ये अलग अलग स्पीशीज है। ये था, बस इतना था। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्पीशीज का क्या मतलब है मैम? स्पीशीज का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज। जैसे कि होमोसेपियंस, क्या है? होमोसेपियंस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं।
ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखोगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए जैसे कि मैंगो मेंजीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजेना, मैकॉय सोलेनम नाइग्रम, देन लायन, टाइगर, लेपर्ड, ह्यूमन। लायन को क्या बोला? पेंथेरा लियो, है ना। टाइगर को पेंथेरा टाइग्रिस, लेपर्ड को पेंथेरा पार्डस, ह्यूमन को होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो इंडिगा है, ट्यूबरोसम है, मेलोंजिना है, नाइग्रम है, लियो है, टाइग्रिस है, पार्डस है, सेपियंस है, ये सारे क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल राइट, चलिए अब हम आते हैं कि मैम आखिर में जीनस क्या है। स्पीशीज तो हमें समझ में आ गया, अब ये जीनस क्या है ना। ये जीनस क्या है? देखो, स्पीशीज तो हम लोगों ने समझ लिया, अब बारी है जीनस की। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम जीनस क्या है ना। क्वेश्चन क्या आता है कि मैम जीनस क्या है आखिर में, राइट। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि सिर्फ स्पीशीज़ ही है जो एग्जिस्ट करती है, बाकी की चीज़ें हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो मैम जीनस क्या है? जीनस है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है। मैंने एक ग्रुप बना दिया स्पीशीज़ का और उसको मैं क्या बोलती हूँ? जीनस बोलती हूँ। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखोगे तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे है सोलेनम नाइग्रम, क्या है यहाँ पे? सोलेनम नाइग्रम। यहाँ पे है सोलेनम ट्यूबरोसम, राइट। यहाँ पे है सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्पीशीज देखोगे तो स्पीशीज क्या है? नाइग्रम। यहाँ पे स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम। यहाँ पे स्पीशीज क्या है? मेलोंजेना। बट अगर आप जीनस देखोगे तो इन तीनों का जीनस एक ही है, वो क्या है? सोलेनम, है ना। इन तीनों का जीनस क्या है? सोलेनम। तो सोलेनम नाइग्रम क्या है? मैकॉय है। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो है। सोलेनम मेलोंजेना क्या है? ब्रिंजल। एंड इनका एक ही जीनस है। तो मैंने क्या किया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को क्या बोला? जीनस बोला। ऐसे ही आप एनिमल में देखोगे तो यहाँ पे क्या है? पेंथेरा पार्डस। यहाँ पे क्या है? पेंथेरा पार्डस। यहाँ पे क्या है? पेंथेरा लियो। आपका पार्डस और लियो क्या है? स्पीशीज है। बट अगर आप जीनस देखोगे तो दोनों का जीनस क्या है? पेंथेरा है, ठीक है। दोनों का जीनस क्या है? पेंथेरा है। तो अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि मैम जीनस का क्या मतलब होता है। जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। हम लोगों ने एक और डब्बा उस पर डाल दिया है। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं आगे और ये एक और कैटेगरी ऊपर आ चुके हैं, एक और सीढ़ी चढ़ चुके हैं, है ना। एक और सीढ़ी, सबसे पहले स्पीशीज, फिर उसके बाद जीनस, उसके बाद क्या आ जाएगा? फैमिली आ जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे 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 आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो वैसे वैसे जो उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ है वो कम होती जाएगी, है ना। तो जैसे कि अगर स्पीशीज़ लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। बट जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी, है ना। जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी फीचर्स है, जो भी सिमिलैरिटीज़ है वो कम होती जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें क्या समझना है मैम? फैमिली क्या है, ठीक है। हमें स्पीशीज समझ में आ गया, हमें जीनस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फैमिली क्या है ना। चलिए, तो फैमिली को भी हम लोग समझते हैं। तो फैमिली क्या है? फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो अगेन मैंने एक और डब्बा बना दिया। मैंने क्या बनाया? एक और ऊपर उसके एक और डब्बा बना दिया, एक और ग्रुप बना दिया। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को मैंने क्या बोला? फैमिली बोल दिया। ऑल राइट, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे 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 आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो वैसे ही सिमिलैरिटीज कम होती जाती है ना। तो फैमिली में कम सिमिलैरिटीज होगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे है आपके पास पोटैटो, ब्रिंजल, मैकॉय, ठीक है। अब ये क्या है मैम? सोलेनम क्या है? सोलेनम है जीनस। सोलेनम क्या है? जीनस है। और ये जीनस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी, ठीक है।
क्या है ये? सोलेनेसी फैमिली है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे 3 डिफरेंट जेनरा है ना, ये तीनों डिफरेंट जीनस है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया सोलेनम क्या है? जीनस है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी, है ना, जीनस सोलेनेसी, राइट। यहाँ पे 3 डिफरेंट जेनरा है, दैट मीन्स जीनस है। कौन कौन से? सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा। ये 3 डिफरेंट जेनरा है एंड दे आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, है ना। इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा गया है और उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। ऑल राइट, समझ में आई ये चीज़। अगेन हम लोगों ने ग्रुप बना दिया किसका? हम लोगों ने ग्रुप बना दिया जीनस का, और उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला फैमिली, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सोलेनम जो जीनस है वो कौन सी फैमिली से है ना, कौन सी फैमिली में प्लेस्ड है, तो आप बोलोगे सोलेनेसी। क्लियर है ना। अब हमें फैमिली भी क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है? यहाँ पे पेंथेरा है ना। ये क्या है? फेलिस। पेंथेरा और फेलिस ये दोनों क्या है मैम? ये दोनों आपका जीनस है। क्या है? जीनस। तो ये है जीनस पेंथेरा और ये है जीनस फेलिस। अब ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्या है? फैलिडी। ठीक है, ये क्या है? फैमिली है, फैमिली। ये दोनों, ये जीनस पेंथेरा और फेलिस एक ही फैमिली से है, जिस फैमिली का नाम है फैलिडी, राइट। तो ऐसा बोला जाता है ना कि जो बिल्ली होती है वो तो शेर की मौसी होती है। आई डोंट नो, मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ, मतलब मैंने सुना है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी पूछ लूँ क्या ऐसा बोला जाता है या नहीं। बिल्ली जो है शेर की मौसी होती है क्योंकि दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, दैट इज कॉल्ड फैलिडी। ऑल्सो अगर आप कैट और डॉग को कंपेयर करोगे तो दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, है ना। जो कैट है वो फैलिडी फैमिली से बिलोंग करती है, और जो डॉग होगा वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? कैनिडी फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? कैनिडी फैमिली से बिलोंग करेगा। ऑल राइट, तो हमें अच्छे से फैमिली भी समझ में आ चुका है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मतलब है ना, क्वेश्चंस कराने का यही मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो दैट मीन्स वो आपका टॉपिक क्लियर है। अगर क्वेश्चन सही नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें आइडिया लग गया है कि हमें किस टॉपिक पे काम करना है। ठीक है, अगर मेरा इस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत है वो तो अच्छी बात है ना, मुझे पता चल गया कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मैं उस पर जाऊंगी और काम करूंगी, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो इसी वजह से क्वेश्चंस कराने का यही मतलब है कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है क्या वो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज नोन एज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको जीनस बोलते हैं? क्या उसको हम ऑर्डर बोलते हैं? क्या उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं? क्या हम उसको स्पीशीज बोलते हैं? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। वीडियो को पॉज करके ज़रूर अपना आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी, स्पीशीज। स्पीशीज में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है। जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आपको स्पीशीज लेवल पे ही देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कैट का, है ना, बर्फीला सिंह का एग्जांपल दिया था। ऑलराइट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? लायन एंड टाइगर बिलोंग टू फैमिली। लायन एंड टाइगर कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या वो कैनिडी है? क्या वो होमिनिडी है? क्या वो मर्सिडी है? क्या वो फैलिडी है ना? यस, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड द करेक्ट आंसर इज फैलिडी, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? फैलिडी है। ऑल राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या बोलता है? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। किसने दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट? यू हैव 4 ऑप्शंस। ए है लीनियस, बी है जॉन रे, सी है अर्न्स्ट मेयर, डी है APD कैंडॉल। राइट, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, अर्न्स्ट मेयर, है ना।
उन्होंने क्या दिया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चीज़ों को समझते हैं। हम लोगों ने अभी तक फैमिली तक समझ लिया है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर, है ना। ऑर्डर क्या होता है मैम, तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, डब्बा डब्बा बनाते जाओ, है ना, ग्रुप बनाते जाओ। ऑल राइट, तो हम ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है ना। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ग्रुप ऑफ फैमिलीज को मैंने क्या बोला, ऑर्डर बोल दिया। ऑल राइट, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉन्विलिसी एंड सोलेनेसी एंड दैट आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। क्या बोला है, मैंने बोला है कि ऑर्डर जो है इट इज़ असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, है ना। तो यहाँ पे कॉन्व्युलेसी एंड सोलेनेसी ये क्या है, प्लांट फैमिलीज है। इनको हम लोगों ने एक ऑर्डर में रखा है, दैट इज पोलीमोनियल्स, है ना, दैट इज पोलीमोनियल्स। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। किसके बेस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोगों ने इनको एक ही ऑर्डर में रखा है, दैट इज पोलीमोनियल्स। क्लियर। ऑर्डर क्या है मैम, ऑर्डर है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। जैसे जैसे ऊपर जाओगे कैरेक्टर्स जो है कम होते जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट फैमिली की अगर आप बात करोगे तो आपके पास है कॉन्व्युलेसी एंड सोलेनेसी। ये दोनों फैमिलीज हैं जो एक ही ऑर्डर में रखे गए हैं, दैट इज पोलीमोनियस बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। दैट्स इट। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है ऑर्डर, क्या है फैमिली, कुछ भी नहीं है। स्पीशीज समझ में आ गया है, बस अब हमें ग्रुपिंग करते जाना है ऊपर तक, है ना, ग्रुप बनाते जाना है, बस दैट्स इट। ऑल राइट, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे कैरेक्टर्स जो है सिमिलर कैरेक्टर्स वो कम होते जाएंगे, ऊपर से नीचे आओगे जो कैरेक्टर्स है वो बढ़ते जाएंगे, है ना, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएगी। जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप किंगडम लेवल से स्पीशीज लेवल तक जाओगे। ऑल राइट, सिंपल, बहुत सिंपल है, राइट। नेक्स्ट क्लास क्या है मैम, है ना, ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, क्लास। तो क्लास का क्या मतलब है, क्लास का मतलब है अगेन मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्रुप बना दिया, है ना, मैंने ग्रुप बना दिया ऑर्डर का। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर को मैंने क्या बोला, क्लास बोल दिया। ग्रुप ऑफ ऑर्डर को मैंने क्या बोल दिया, क्लास बोल दिया। दिस कैटेगरी इंक्लूड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्लास बोला। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है मेमेलिया, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास मेमेलिया। अब ये क्या है, कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये है ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा। ऑर्डर कार्निवोरा में क्या क्या आते हैं, टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा में क्या आते हैं, टाइगर, कैट, डॉग। ऑर्डर प्राइमेटा में क्या आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन। ठीक है, ये एक ही क्लास में है, कौन सी क्लास में, मेमेलिया। ठीक है, एक ही क्लास में है, कौन सी क्लास, मेमेलिया। इसमें आते हैं, प्लांट्स में आते हैं डाइकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी क्या है, डाइकोटिलेडनी एक क्लास है ना, डाइकोटिलेडनी एक क्लास है और इसके अंदर ऑर्डर है सैपिनडेल। क्या है ऑर्डर, सैपिनडेल्स। ऑल राइट, तो ये एक एनिमल का हो गया और एक प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। क्लास क्या है मैम, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, दैट्स इट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट फाइलम क्या है ना, फाइलम क्या है। क्लास तो हम लोगों ने पढ़ लिया है मैम। नेक्स्ट फाइलम क्या है, अगेन फाइलम क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लासेस, है ना, डिफरेंट जितने भी क्लासेस हैं उनका मैंने ग्रुप बना दिया और उसको क्या बोल दिया, फाइलम बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लासेस जिसको मैंने क्या बोला, फाइलम बोला। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइलम कॉर्डेटा का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइलम कॉर्डेटा का। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको कॉर्डेट्स में मिलेंगे, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये किसका फीचर है? आपके फाइलम कॉर्डेटा का। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने बोला फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ क्लासेस, है ना, ग्रुप ऑफ क्लासेस जिसका एक फाइलम बनता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ होलो न्यूरल सिस्टम, है ना, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये आपको फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात करोगे, फाइलम हम यूज कर रहे हैं एनिमल के बारे में। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं डिवीजन, यहाँ पे यूज करते हैं डिवीजन, ठीक है। एग्जाम्पल जरा देखते हैं। कॉर्डेटा फाइलम है हमारे पास, है ना, फाइलम कॉर्डेटा, इसमें बहुत सारी क्लासेस है। कौन कौन सी क्लासेस है मैम? जैसे कि पीशीज हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, मेमेलिया हो गया, ये सारी क्लासेस मिलकर क्या बना रहे हैं? फाइलम बना रहे हैं। फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है, समझ में आई ये बात, है ना, समझ में आई होगी। तो यू गाइज नो द ड्रिल, है ना। ये रूल तो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। कोई भी चीज़ समझ में आती है तो आप लोग क्या करने वाले हो, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला? सारी क्लासेस, कौन कौन सी पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया, ये सारे मिलकर एक फाइलम बना रहे हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा। एंड उसके कुछ आपको फीचर्स होते हैं, कुछ जनरल फीचर्स, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ होलो डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट प्लांट का एग्जांपल देखते हैं। एंजियोस्पर्म क्या है? डिवीजन है। एंजियोस्पर्म क्या है? डिवीजन है, राइट। इसके अंदर क्लासेस आती है डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? ये दोनों क्लासेस मिलकर क्या बना रही है? डिवीजन बना रही है, एक हायर कैटेगरी बना रही है, दैट इज डिवीजन। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कैरेक्टर्स जो हैं, सिमिलैरिटीज जो हैं वो कम होती जा रही है, राइट। ठीक है, फाइलम हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किंगडम। किंगडम क्या है कि किंगडम क्या है आखिर में? तो सबसे पहली बात आपको ये जानने की जरूरत है, जो किंगडम है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, है ना। किंगडम पे पहुंच गए हैं तो वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे? जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लांट और एनिमल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो किंगडम की बात होगी, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल में जितने भी फाइलम हैं, ग्रुप ऑफ फाइलम, ये क्या बनाएंगे? किंगडम बनाएंगे, राइट। ग्रुप ऑफ फाइलम को मैंने बोला किंगडम बनाएंगे, एनिमल किंगडम बनाएंगे, राइट। जो तो जैसे कि हमारे पास कितने सारे फाइलम है, पॉरीफेरा हो गया, टिनोफोरा हो गया, एस्केलमेंथीज हो गया, प्लेटीहेलमेंथीज हो गया, ये सारे फाइलम क्या बना रहे हैं? आपका किंगडम एनिमेलिया बना रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्या बना रहे हैं ये लोग? किंगडम एनिमेलिया बना रहे हैं, ऑलराइट। ऑल्सो अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो जो डिविजन्स हैं, वेरियस डिविजन्स, ये सारे क्या बनाएंगे? एक हायर कैटेगरी बनाएंगे जिसका नाम है किंगडम, और उसका क्या नाम है? किंगडम प्लांटी, है ना, जिसमें सारे प्लांट्स होंगे। ऑलराइट, सो वी हैव टू किंगडम। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स हम लोग सारे प्लांट और एनिमल के ले रहे हैं, तो यहाँ पे दो किंगडम की बात होगी, प्लांट और एनिमल की, प्लांटी और एनिमेलिया। सो वी हैव टू किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ग्रुप ऑफ फाइलम एनिमल किंगडम, ग्रुप ऑफ फाइलम क्या बना रहे हैं? एनिमल किंगडम बना रहे हैं। ग्रुप ऑफ वेरियस डिविजन्स क्या बना रहा है? किंगडम प्लांटी। ऑलराइट, समझ में आई ये सारी चीजें, है ना, समझ में अच्छे से क्लियर है? अब हमें सब कुछ समझ में आ गया मैम, जितनी भी आपने ऑब्लिगेट कैटेगरीज बताई हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक टेबल है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत फ्रैंकली बात करूंगी, यहाँ इस चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं हैं, ठीक है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उठा के देख लो क्वेश्चंस, या फिर आप अपने स्कूल एग्जाम्स में जो स्कूल एग्जाम्स जो होंगे उसमें भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से तो नहीं पूछे जाएंगे,
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एग्जांपल नीट की अगर मैं बात करूँ तो गलती से एक क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, और वो क्वेश्चन भी आता है तो इसी टेबल से आता है, और जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं वहाँ से आ सकता है, राइट। तो भाई अब एक क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग 4 मार्क्स क्यों छोड़े, है ना, उसको भी हम लोग कवर कर ही लेंगे। तो ये टेबल, कहने का मतलब ये था कि ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। टेबल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना है टेबल। मैम चीज़ें याद नहीं होती, कैसे करें हम लोग याद? एक ही सॉल्यूशन है, आपको लिखना है, ठीक है, और रिवीजन करना है, बार बार उसको रिवाइज करो। जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है ना। आपने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा और आपने ऐसे पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा और आपको थोड़ी देर के लिए याद रहा। आप थोड़ी देर बाद देखोगे आपको कुछ भी याद नहीं है, बट वही चीज़ अगर आप लिखोगे ना तो आपको वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है इस टेबल को याद करने का। इस टेबल को याद करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ये टेबल बनानी है ना। ये टेबल आप खुद से बनाओगे और याद करने के लिए आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और इसी टेबल से क्वेश्चन बनता है। तो ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद करनी ही करनी है, ठीक है। ये टेबल तो हमें याद करनी ही करनी है मैम, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कॉमन नेम आखिर में इस टेबल में दिया क्या हुआ है ना। कॉमन नेम यहाँ पे दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, देन वी हैव जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। यहाँ पे आप एक और कॉलम ऐड कर देना, है ना। वहाँ पे आप स्पीशीज लिख सकते हो और एक यहाँ पे ऐड कर देना ऐसे, है ना, यहाँ पे एक और ऐड कर देना, यहाँ पे आप किंगडम लिख सकते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मैन की बात करोगे तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। यहाँ पे जीनस देखोगे तो होमो है, फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, क्लास क्या है, मेमेलिया, फाइलम और डिवीजन क्या है, कॉर्डेटा। तो क्या हो गया, मैन का पूरा हम लोगों ने अच्छे से लिख दिया है। बायोलॉजिकल नेम भी लिख दिया है, जीनस भी लिख दिया है, फैमिली भी लिख दिया है, ऑर्डर भी लिख दिया, क्लास भी लिख दिया है, फाइलम और डिवीजन भी लिख दिया है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। जीनस क्या है, मस्का, फैमिली क्या है, म्यूसिडी, ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा, क्लास क्या है, इंसेक्टा, फाइलम डिवीजन क्या है, आर्थ्रोपोडा। मैंगो पे आते हैं। बायोलॉजिकल नेम इज मैंगीफेरा इंडिका, जीनस क्या है, मैंगीफेरा, फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, ऑर्डर क्या है, सैपिनडेल्स, क्लास क्या है, डाइकोटिलिडनी, फाइलम डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस क्या है, ट्रिटिकम, फैमिली क्या है, पोएसी, ऑर्डर क्या है, पोएल्स, क्लास क्या है, मोनोकोटिलिडनी एंड डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी, है ना। डिवीजन क्या है, हाँ, प्लांट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डिवीजन यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए हम लोग फाइलम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, याद हो जाएगी ये टेबल। इसी वजह से मैंने बता दिया है कि ये टेबल में से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, है ना। कोई चॉइस नहीं है आपके पास, कोई भी चॉइस नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस तो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी आर टेक्सा एट द रैंक ऑफ, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी आर टेक्सा एट द रैंक ऑफ। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्या है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ पे मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सब लोग मुझे अच्छे से आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। शेयरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द मेंबर्स विल बी हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। देखो अब इतना पढ़ाने के बाद मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ और आप उसका आंसर मुझे ज़रूर दोगे। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं, है ना। पूरा जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। देखो इतना चैप्टर में कुछ है नहीं, है ना। जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी आपके सिलेबस से हटा दी गई थी, तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने उस पर फोकस किया नहीं। जो चीज़ें हमें पढ़नी थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर में कवर कर लिया है। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर बहुत अच्छे से
ख़त्म कर दिया है मैंने। आई एम होपिंग कि आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा और आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा, है ना। इस वन शॉट की हेल्प से आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकोगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। आप लोगों के लिए मैं थैंक यू लिख देती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।